एजुकेशन एमओई ने मातृभाषा के लिए एक अलग से डिपार्टमेंट खोल रखा है। सिर्फ हिंदी का नहीं, वो लोग गुजराती, मराठी, इवन और भी अदर तमिल और इंडोनेशियन लैंग्वेज, बहुत जितने भी कंट्री के लोग वहाँ रहते हैं वो अपनी समझ से अपनी मातृभाषा को चूज कर सकते हैं और उनको प्रमोट करने के लिए वो मातृभाषा जो जानते हैं वही टीचर्स वहाँ पर अपॉइंट की जाती हैं। तो ये सिंगापुर की सबसे बड़ी खासियत है और जिसका मुझे कि सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मैं इस कंट्री में आकर के भी अपने आप को जरा भी ऐसा महसूस नहीं करती हूँ कि मैं विदेश में हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने ही देश में हूँ, अपनी भाषा की सेवा कर रही हूँ, अपने लोगों के बीच में हूँ। तो और वैसे भी अगर हम जी, वो पहले आपकी लैंग्वेज भी बता रही है कि वहाँ जाने का कोई आपके ऊपर असर हुआ नहीं है। हाँ, और ऐसा भी है कि अगर आप पहले देखें, हमारा इतिहास देखें तो राम भगवान जो थे, श्री राम जी, वो सिंगापुर, इंडोनेशिया, बाली इस तरफ उन्होंने विजिट किया है, उन्होंने पूरा घूमा है। तो ये पहले भारत का ही एक बड़ा राष्ट्र मतलब माना जाता था। धीरे धीरे ये धीरे धीरे खंड खंड होता चला गया और अलग अलग, जिसे हमने विदेशों का नाम दे दिया, लेकिन ये विदेश है नहीं, ये है अपना ही। जी। तो इस कार्यक्रम में आकर के हिंदी से जुड़े हुए लोगों से मिलकर, गोविंद जी से, कल्पना जी से, आरती जी से, योगेश जी से और कंचन जी से, इन सभी के विचारों को सुन करके मैंने सबसे पहले जब मैं जुड़ी थी तब योगेश जी गीत गा रहे थे और उन्होंने बताया कि जैसे मैंने कहा था कि मुझे 2 लाइनें याद आई हैं कि 100 में से 80 बेईमान फिर भी मेरा देश महान। कल के दिन मुझे जाना है पूना और वहाँ पर मुझे विधवाओं के लिए, स्त्रियों के लिए, नारियों के लिए बोलना है। तो मैंने जो चीज़ लिखी थी, तो उसमें से मैं थोड़ी झलक आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जैसे हमारे समाज में जो कुरीतियाँ हैं, हम नारियों के बारे में बहुत कुछ बोलते हैं, फिर भी अभी भी भ्रूण हत्या की जाती है। अभी भी कुछ गाँव में बाल विवाह होते हैं। अब डॉक्टर्स और पुलिस जो इतना मतलब शिक्षित वर्ग है हमारे, भी उस कुरीतियों में शामिल हो जाते हैं। ये दुर्भाग्य की बात है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो हमारा शिक्षित वर्ग है, जो शिक्षा है, उसे कुरीतियों को हटाने में इस्तेमाल करना चाहिए।